हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको हिंदी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी इतिहास को 4 भागों में बांटा है उसको मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो आपने क्या करना है, याद कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है इन्होंने? 4 भागों में। मैं आपको 4 भाग बताऊंगा विस्तार पूर्वक, जो आपने याद कर लेना है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उन्होंने बांटा किसमें? आदिकाल में। और इसका टाइम पीरियड, वैसे तो टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो कितना है? 1000 से 1350 AD ईस्वी पूर्व। दूसरा उन्होंने बांटा भक्ति काल, और इसका टाइम पीरियड था 1350 से 1650 AD। इसके बाद आया आपका रीतिकाल। तो रीतिकाल का टाइम पीरियड था 1650 से 1850। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, क्योंकि इसमें जो कवि आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद है आधुनिक काल। ये कब है? 1850 से अब तक, जो अभी हम करंट में हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आदिकाल के बारे में। आदिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आदिकाल को ही अन्य नामों से जाना जाता है, और इसमें हम ये जानेंगे कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, और भी जो इसके अन्य नाम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आता है आदिकाल। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आप क्या बोलोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इसके बाद आता है आपका चारण काल। आदिकाल को हम चारण काल के नाम से भी जानते हैं। तो चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा जी ने कहा। इसके बाद वीर गाथा काल। आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है आपका सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, जिसको हम घुमक्कड़ी कवि भी कहते हैं, ये भी पूछा गया है। इसके बाद है आपका बीजक काल। तो बीजक काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजक काल कहा। अब इसमें कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदिकाल के ग्रंथों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जो आदिकाल में रचित ग्रंथ थे उनको भी भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है आपका सिद्ध साहित्य, फिर आपका आता है रास साहित्य, फिर आता है आपका जैन साहित्य, फिर आता है आपका नाथ साहित्य, फिर आता है आपका लौकिक साहित्य। और जैसे हम सिद्ध साहित्य में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें किसका? बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आएगा रास साहित्य, इसमें हम राजस्थानी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका जैन, तो इसमें हम जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका नाथ साहित्य, तो इसमें हम गोरखनाथ साहित्य का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका लौकिक साहित्य, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? मध्यकाल से पहले जो ग्रंथ रचित थे उनका अध्ययन करते हैं। किसमें? लौकिक साहित्य में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होते हैं कि आदिकाल के कवियों के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिलेक्टेड कवि हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदिकाल के प्रमुख कवि सबसे पहले हमारा अमीर खुसरो, उसके बाद है आपका चंद बरदाई, इसके बाद है आपका विद्यापति, इसके बाद आता है आपका नरमती नाल, इसके बाद आता है आपका जगनिक। सबसे पहले मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो अमीर खुसरो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला में, यूपी। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाला। और इसका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन। क्या? अबुल हसन यमुनुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, जो जन्म है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। और सितार यंत्र, कव्वाली, तबला का जन्मदाता किसको कहते हैं? हम अमीर खुसरो। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सितार यंत्र, कव्वाली और तबला का जनक अमीर खुसरो। ऐसे खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। और कौन कौन से शासक? तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके यहाँ भी इन्होंने कार्य करा था। बलबन। इसके बाद आता है आपका चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य क्या था? पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? क्या बोलोगे आप? चंद्र बरदाई जी ने। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो क्या हो गया आपका? पृथ्वीराज रासो। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, आप क्या बोलोगे? पृथ्वीराज रासो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो आप क्या बोलोगे? चंद बरदाई। तो आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है।
इसके बाद आता है आपका विद्यापति, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यापति का अन्य नाम तो क्या है, मैथिल कोकिल। तो मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति को ही हम मैथिल कोकिल कहते हैं। और इनकी रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, सब पूछे गए, ये सब पूछी गई रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद आता है आपका नरपति नाल। तो नरपति नाल की रचना है वीसलदेव रासो। क्या, वीसलदेव रासो। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि वीसलदेव रासो क्या है, तो एक प्रेम कथा है। क्या है, प्रेम कथा है। इसके बाद आपका लास्ट आता है जगनिक। तो जगनिक की रचना है परमाल रासो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, और इसी के साथ हमारा आदिकाल यहीं पे समाप्त होता है। बाद आता है आपका भक्ति काल। इसमें आपको मैं भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भक्ति काल का टाइम पीरियड कितना है, 1350 से 1650 एडी। ये टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम भक्ति काल में पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांटा है, सगुण काव्य धारा, दूसरा है आपका निर्गुण काव्य धारा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सगुण काव्य धारा के बारे में। तो हमने सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने बांटा राम भक्ति शाखा या राम भक्ति कवि। उसके बाद हमने बांटा कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जिन्होंने राम की स्तुति करी या वंदना करी। तो इसके प्रमुख कवि हुए हमारे तुलसीदास जी। कौन हुए, तुलसीदास जी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने इसमें लिख रखी है, मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। इसके बाद है विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास जी ने। फिर दोहावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल और हनुमान चालीसा, ये सब के सब तुलसीदास द्वारा रचित है, इंपॉर्टेंट है। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति में इंपॉर्टेंट आपका आता है तुलसीदास, और मैंने आपको तुलसीदास की रचनाएं भी बता दी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरुदेव का नाम क्या है, तो आप क्या करोगे याद, नरहरि दास जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें हम उन कवियों के बारे में जानेंगे जो कृष्ण की स्तुति करते थे, जो कृष्ण भगवान की स्तुति करते थे। इसमें सबसे पहले आता है सूरदास, रसखान, रहीम, बिहारी और मीराबाई। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सूरदास के बारे में। तो सूरदास को हम क्या कहते हैं, अष्टछाप का जहाज। पूछा गया क्वेश्चन है, अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास जी को कहते हैं। और इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं, सूरसागर इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक लहरी, सूर पच्चीसी और सूर संग्रह, सब 100 से आते हैं। तो मोस्टली यही पूछी गई थी, तब मैंने इसको इम्पोर्टेंट नोट कर रखा है। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा रसखान के बारे में, रहीम के बारे में, बिहारी के बारे में और मीराबाई के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ निर्गुण काव्य धारा के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया भक्ति काल, इसको 2 भाग में बांटा, सगुण और निर्गुण काव्य धारा। सगुण में हमने पढ़ा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा को भी हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा, और उसके बाद पढ़ेंगे हम संत काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा, तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या बोलोगे, मलिक मोहम्मद जायसी। अगर सूफी काव्य धारा का प्रमुख कवि तो मलिक मोहम्मद जायसी। और सूफी काव्य धारा का अन्य नाम भी क्या है, प्रेमाश्रयी। क्या है, प्रेमाश्रयी। और सूफी काव्य धारा का प्रमुख कवि मोहम्मद जायसी, और मोहम्मद जायसी को हम क्या कहते हैं, सूफी या प्रेमाश्रयी काव्य का प्रतिनिधि, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है आपका संत काव्य धारा। तो संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं हमारे, नानक, रैदास और कबीरदास जी। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कबीरदास जी के बारे में, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले पॉइंट है, कबीरदास जी को हम क्या कहते हैं, वाणी का डिटेक्टर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, वाणी का डिटेक्टर किसे कहते हैं, तो कबीरदास जी को। और एक है सदुक्कड़ी भाषा का जनक। एक एग्जाम में पूछा गया था कि सदुक्कड़ी भाषा का जनक किसे कहते हैं, तो कबीरदास जी को। और इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किसमें है, बीजक में। साखी, शबद और रेमनी का संग्रह किसमें आता है, आपका बीजक में। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं साखी, शबद और रेमनी, उनका संग्रह किसमें है, तो बीजक में। और कबीरदास जी को हम क्या कहते हैं, निर्गुण काव्य के प्रतिनिधि और संत काव्य के प्रतिनिधि भी कहते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आता है आपका रस खान, ये भी किसके थे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। और इनके गुरु जो एग्जाम में पूछा गया तो गुरु क्या लिखोगे? विट्ठल नाथ। और इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों का प्रयोग हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका। इम्पोर्टेंट है, सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका में क्या है तो 25 दोहे पूछा गया था, तब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आती है आपके मीराबाई। तो मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका, ये एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद आता है आपका रहीम। तो रहीम अगर आपने अकबर देखा होगा तो उनके साथ है अब्दुल रहीम खाने खाना और रहीम एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। और इनकी रचनाएं आपकी रहीम दोहावली, पंचादेही, बरवे, नायिका भेद, मद नाष्टक और नगर शोभा और श्रृंगार सोटा। रहीम की प्रमुख रचनाएं होगी पंचादेही, नगर शोभा, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, रहीम दोहावली, बरवे और नायिका भेद। ये सब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत सारे टाइम पूछे भी जा चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल का समय कितना है? 1650 से 1850 एडी यानी ईस्वी पूर्व। और इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, इसके बाद आता है रीति सिद्ध, इसके बाद आता है रीति मुक्त। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीतिबद्ध के बारे में। अब इसमें पूछा जाता है कि रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन थे? रीतिबद्ध के प्रमुख कवि, तो आप क्या बोलोगे? केशवदास। क्या बोलोगे? केशवदास। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशवदास किसके प्रमुख कवि हैं? तो रीतिकाल के रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं। और इनकी भाषा व्रजभाषा थी, इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। रसक प्रिया, वीर सिंहदेव, जहांगीर जस चंद्रिका और साथ में कवि प्रिया, रामचंद्रिका और छंदमाला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, आप याद कर लेना। इसके बाद है आपका रीति सिद्ध कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीति सिद्ध प्रमुख कवि कौन है? आपके प्रमुख कवि हैं बिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी किसके प्रमुख कवि हैं, तो आप क्या बोलोगे? रीतिकाल के रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं। और इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। और इनकी सिर्फ एक रचना है जिसको हम कहते हैं बिहार सतसई या बिहार सप्तसती। इसमें क्या है? 700 दोहे का संकलन है जिसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इसके बाद है आपका रीति मुक्त। और रीति मुक्त के प्रमुख कवि पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? भूषण। क्या बोलोगे? भूषण। और इनका वास्तविक नाम है घनश्याम। क्या है? घनश्याम। क्या है? घनश्याम। और इनको क्या कहते हैं हम? रीतिकाल के रीति मुक्त के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वीर रस के अगर सर्वश्रेष्ठ कवि या आपसे पूछा जाएगा कि वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो भूषण या घनश्याम, बात एक ही है। और इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो व्रज भाषा का। और इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? शिवा बावनी। सबसे पहले आपका शिवा बावनी, फिर भूषण उल्लास, उसके बाद है आपका भूषण हजारा, फिर दूसनोल्लास। क्या है? दूसनोल्लास। और इसके बाद आता है आपका शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ये सब के सब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और इसका समय है 1850 से अब तक। और आधुनिक काल को गद्य काव्य भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद है हिंदी के प्रथम गद्य लेखक। तो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ। और गद्य की भाषा कितने प्रकार की होती? तो 3। पहली आपका ब्रज भाषा, दूसरी आपकी राजस्थानी भाषा और तीसरी आपकी खड़ी बोली, जिसका जनक है अमीर खुसरो। अब आधुनिक काल को भी हमने निम्न भागों में बांटा है। आधुनिक काल को भी हमने निम्न भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है आपका भारतीय हिंदू युग। इसका टाइम पीरियड 1850 से 1900। इसके बाद आएगा आपका द्विवेदी युग जो 1900 से आएगा 1920। इसके बाद आएगा आपका छायावादी और ये आएगा 1920 से 1936। फिर आएगा प्रगतिवादी युग 1936 से 1943। फिर उसके बाद आएगा प्रयोगवादी युग 1943 से 50।
और लास्ट में आएगा नई कविता का युग 1950 से अब तक। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके इनके बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद आता है आपका भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग में प्रमुख कवि पूछा जाएगा तो आप बोलोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम क्या कहते हैं, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम सरोवर और प्रेम मल्लिका। इसके बाद इनका दूसरा है भारतेंदु युग में दूसरा कवि है आपका अंबिका दत्त व्यास, और इनकी रचनाएं पावस पचासा और भारत धर्म। इसके बाद तीसरा है राधा चरण गोस्वामी, और इनकी प्रमुख रचना है नव भक्त माल। इसके बाद आता है आपका द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि कौन है हमारे, मैथिली शरण गुप्त जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि, तो आप क्या बोलोगे, मैथिली शरण गुप्त जी। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई हैं, तो क्या यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, पंचवटी, जय भारत, भारत भारती, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। इसके बाद है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद। और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास और वेदही वनवास, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी प्रमुख रचनाएं है सुमन और काव्य मंजूषा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि काव्य मंजूषा किसके द्वारा रचित है, तो आप क्या बोलोगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आता है आपका छायावादी, इसके बाद है आपका छायावादी युग, और इसमें प्रमुख कवि कौन है आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इतने सारे एग्जाम में पूछे गए कि कोई हिसाब नहीं है। तो सबसे पहले आपका आंसू, झरना, तितली, कंकाल, आंसू, झरना, तितली, कंकाल, कामायनी और कामायनी। एक पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति क्या है, तो वह आपका ही कामायनी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद आंसू, झरना, तितली, कंकाल, कामायनी ये प्रमुख रचनाएं हैं, और अंतिम कृति है इसकी कामायनी। इसके बाद आता है आपका सुमित्रानंदन पंत, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, पल्लव, वीणा, गुंजन, उच्छ्वास। और आपको पता होगा कि हिंदी के लिए मेल में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। मैंने हिंदी बोला है, याद रखना। हिंदी के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत, और किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। और इसके बाद है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास और अनामिका, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा भी कहते हैं हम इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। यामा, और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड। और हिंदी में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली कवयित्री थी हमारी महादेवी वर्मा, और यामा के लिए मिला था, और ये रचना हिंदी में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है दीपशिखा, निहार और रश्मि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आता है आपका राजकुमार वर्मा, और इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी चित्ररेखा और आकाश गंगा। इसके बाद आता है आपका प्रगतिवादी युग, और इसके प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, और इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, प्यासी, पतराई आंखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रगतिवादी युग में आता है सुमित्रानंदन पंत, और इनकी रचनाएं क्या हैं, ग्राम्या और युगवाणी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। इसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, और इनकी प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, निराला, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल, और इनकी रचना है नींद के बादल। और लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रयोगवादी काल या युग, और इसके प्रमुख कवि में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन उर्फ अज्ञेय। ऐसा इसमें पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए,
कितनी नाव में कितनी बार। और ये सब क्या है, प्रमुख इनकी कविताएं हैं। और एक इनका प्रमुख उपन्यास है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। ये इनके उपन्यास हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं आपके धर्मवीर भारतीय। इनके प्रमुख रचना अंधायुग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। और इसके बाद आता है राम विलास शर्मा और इनकी रचना है रूप तरंग। और लास्ट में आपका गजानन माधव मुक्तिबोध और इनकी प्रमुख रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा है। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको पढ़ाया हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। इसमें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने भाग पहला नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल और हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना है और आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।